हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं आपसे घराने की एक लड़की थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरी वालदा भी बीमार रहती थी। जब कभी बाहर जाती घर का राशन सब्जी वगैरह, क्योंकि अब्बू तो थे ही नहीं, सारे बाहर के काम अम्मी को ही करना पड़ते थे। मुझे ड्रामे फिल्में देखकर ही खौफ आने लगा था, जैसे पुलिस वाले रिश्वत लेकर बेगुनाहों को ही, और खासकर रिश्वत ना दे सकने वालों को, पीसते थे। पुलिस वालों से बहुत खौफ आता था और मुझे लगता था कि ये लोगों की मदद करने की बजाय इनकी मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। इसीलिए मैं इन मुल्क के रखवालों से दूर भागती थी और वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन मेरी किस्मत का करना भी कुछ ऐसा था कि जिसे मैं रोक ना सकी। एक दिन मेरी अम्मी बाजार का कहकर निकली थी, लेकिन काफी देर हो गई तो अभी तक वो घर नहीं लौटी थी। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। अम्मी की तबीयत भी काफी खराब रहती थी। कहीं अल्लाह ना करे कुछ हो ना गया हो। मेरा वाहद सहारा अम्मी ही थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैं अम्मी की फिक्र में इधर उधर फिर रही थी कि घर का बैरूनी दरवाजा अचानक से बजा। मैं दौड़कर गई कि अम्मी आ गई होंगी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। अम्मी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो एक पुलिस वाले के सहारे दरवाजे पर खड़ी थी। अम्मी को ऐसी हालत में देखकर मेरी चीख ही निकल गई और मैंने घबरा कर अम्मी को सहारा दिया और उस पुलिस वाले की मदद के साथ अम्मी को अंदर ले आई। अम्मी के चेहरे पर नील के निशान थे। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी अम्मी मुझसे बहुत अजीज थी और इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो पुलिस वाला मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, ये बस गर्मी से चकरा कर सड़क पर गिर गई थी तो इन्हें काफी चोट लग गई और मैं इन्हें अस्पताल ले गया। अब ये बेहतर है। पुलिस वालों के अगर मेरे ख्यालात कुछ अच्छे ना थे, मेरा मायने था कि ये पुलिस वाले हमेशा अपनी वर्दी का फायदा उठाते हैं। लेकिन जितनी नरमी से वो पुलिस वाला बात कर रहा था और जिस तरह उसने अम्मी की मदद की थी, मैं उसकी शुक्रगुजार हो गई थी और उसे तशरीफ रखने का कहा। वो कुछ देर अम्मी के पास बैठता, उनसे बातें करता रहा और फिर ये कहकर चला गया कि मैं कल फिर आऊंगा और अम्मी की खैरियत दरियाफ्त करूंगा। मैंने ही ना ही उनका नाम पूछा था और ना ही उनकी वर्दी पर लगा कोई निशान या नाम देखा था। वो अम्मी की फिक्र ही इतनी हो गई थी कि उनके बारे में कुछ भी जानना मुझे याद ही नहीं रहा। अगले दिन जब वो आया तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई आम फोन वाला नहीं बल्कि कोई आला ऑफिसर है, क्योंकि उसके अंदाज में एक अलग ही रोब और दबदबा था। ना ही मेरी नज़र उसकी वर्दी पर पड़ी तो बैज देखकर मैं हैरान रह गई कि वो एक डीआईजी था और साथ ही उसका नाम वक्कास भी था। वो इनकी वर्दी पर जगमगा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरान होकर पूछा, क्या आप डीआईजी हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ मैं डीआईजी हूँ। मैंने पहली दफा इतने बड़े अफसर को इतनी आजिजी से नरमी से बात करते हुए देखा था। शायद इसलिए मैं हैरान हो गई थी। मेरी हैरत को देखकर वो कहने लगा कि मुझे प्रोटोकॉल की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ पुलिस की एक वैन मौजूद रहती है जो आपकी गली के कोने पर मौजूद है और मैं आपकी वालदा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए यहाँ तक आ गया हूँ। मुझे लगा कि आप लोगों को मदद की जरूरत होगी, इसलिए ये कहकर जैसे ही कुछ पैसे मेरी तरफ बढ़ाए थे, मैंने फौरन इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ और इसी तरह किसी गैर मर्द से पैसे लेना मेरे लिए कुछ मुनासिब बात नहीं। इसके बाद वो डीआईजी तकरीबन रोज हमारे घर के चक्कर लगाने लगा। वो अम्मी के लिए फ्रूट लाया था तो कभी कोई और चीज, और इस वजह से पुलिस वालों को लेकर जो मेरे ख्यालात थे वो बदलने लगे थे। लेकिन मुझे हरगिज भी ये अंदाजा नहीं था कि इनका यहाँ पर रोज आने का पीछे कोई मकसद है या क्या है मकसद। एक दिन वो अपनी अम्मी के साथ तशरीफ लाए और उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों के घरों में इतने बड़े अफसर का रिश्ता आ जाना तो एक हैरानी की बात है, वो भी एक डीआईजी का। ना ही मुझे यकीन आ रहा था और ना ही मेरी अम्मी को कुछ लेना। मैं अम्मी के लिए तो पूरे तरीके से इस पर एतबार कर लिया था और कहीं ना कहीं मैं भी इससे मुतासिर हो चुकी थी, लेकिन शादी के हवाले से तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वकास की अम्मी ने बताया कि उनके बेटे ने इतनी उम्र ने कहा, लेकिन इतनी सर्विस की वजह से शादी ना की। वो जब अपने काम को ज़्यादा वक़्त देना चाहते थे। अब उनके बेटे को देखने के बाद ही उसने शादी का फ़ैसला किया। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने भी उनसे सोचने के लिए बस 2 ही दिन का वक़्त माँगा था। उनके जाने के बाद अम्मी ने बार-बार अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम जैसे गरीब लोगों के घर में भी इतना अच्छा रिश्ता आया है। नहीं, फिर मशवरे के लिए अम्मी ने चचा को बुलाया। पहले तो वो हैरान हुए, फिर कहने लगे, पुलिस वाले पर भरोसा किया तो नहीं जा सकता।
آپ لوگوں کو نہیں معلوم یہ کس فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی اس نے 40 سال کی عمر تک شادی نہیں کی، تو یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی، ورنہ ان لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ 10 10 بیویاں بھی پال سکتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچنے لگی کہ کیا واقعی 40 سال کی عمر میں بھی کیوں آخر اس آدمی نے شادی نہیں کی، جو دکھنے میں بھی اچھا خاصا جوان لگتا ہے اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور اسے مجھ جیسی غریب لڑکی میں ایسا کیا نظر آ گیا؟ میں تو ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہوں۔ اچھا، تو اپنی طرف سے انکار کر کے چلے گئے چچا؟ لیکن ان کے جانے کے بعد امی سوچ میں پڑ گئی، اور پھر اگلے دن امی نے خود ہی رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج سے پہلے امی نے کبھی بھی کوئی فیصلہ چچا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا تھا۔ امی نے خود ہی فیصلہ کر لیا، اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ بیٹی، تجھے نہیں معلوم غیروں سے زیادہ اپنے ہی حسد کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تیرے چچا بھی جل رہے ہیں اور ہمیں اس رشتے سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے وکاس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ امی نے خود ہی وکاس کو پیغام بھجوا دیا اور شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ جہیز کے نام پر تو انہوں نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی، اور مجھے سادگی سے رخصت کر کے لے گئے۔ شادی کی پہلی رات میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور وکاس میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کبھی ان کی ڈیوٹی کے درمیان نہیں آؤں گی، اور نہ ہی ان کے کاموں میں دخل اندازی کروں گی۔ وہ اپنے گھر سے باہر تک محدود رکھتے ہیں اپنے تمام کاموں کو، اور چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی سروس کے بارے میں سوال جواب نہ کروں۔ ہم مسکرا کر آ رہے تھے کہ میری نوکریاں ہم لوگوں جیسی نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ عجیب اور الگ ہوتا ہے۔ شاید آہستہ آہستہ تم یہ بات سمجھ جاؤ گی، لیکن اس وقت تک تم ہر معاملے سے دور رہنا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہیں اکثر راتیں گھر سے باہر گزارنا پڑتی ہیں، اور مجھے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ ان تمام باتوں کے جواب میں سوائے سر ہلانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ تو نہیں تھا، جبکہ یہ بات میرے لیے بھی بہت عجیب تھی کہ میرا شوہر دن تو دن راتوں کو بھی اپنی ڈیوٹی میں گھر سے باہر ہوگا۔ جیسے ہی دن گزرنے لگے مجھے اس طرح وکاس کی نوکری واقعی بہت مختلف ہے یہ احساس ہوا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، اور جب لوٹ کر گھر آتے تھے تب بھی ان کا فون مستقل بجتا رہتا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھائے کسی کونے میں جا کر بات کرتے رہتے تھے، اور اس ہلکی آواز میں کرتے تھے کہ ہم تک آواز نہ پہنچے۔ وکاس کو کسی کونے میں کھڑا فون پر بات کرتے دیکھ کر میرے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن میری ساس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بھی اس سب کی عادت ہو جائے گی، فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی سالوں سے ایسا ہی دیکھ رہی ہوں اسے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی باتیں ہیں جو اسے ہم گھر والوں سے چھپانی پڑتی ہیں۔ پولیس والوں کی امی اور بہن بیویاں ہونا اتنا آسان نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ میری ساس کی باتیں بھی مجھے تسلی نہ دے سکی۔ میں ایک عورت تھی، اور میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر بہت سارے شک تھے، اور خاص کر اس وقت جب میں ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر ایک ڈی آئی جی کے گھر آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کس مقصد کے تحت میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی ہے، کیونکہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو اپنی سروس سے زیادہ وقت مجھے دیا کرتے، لیکن انہیں تو اپنی نوکری اتنی عزیز تھی کہ وہ سارا وقت اپنی نوکری سے ہی لگے رہتے تھے۔ میں تو انہیں ان کی ڈیوٹی کے اوقات میں فون بھی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تو مجبوراً مجھے اپنے شوہر کو فون کرنا پڑا، لیکن فون کے پیچھے سے آتی آوازوں نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بہت آسانی سے بات کو ٹال گئے اور میری بات کا کوئی جواب بھی نہ دیا، لیکن میرے پیروں سے جان تو نکل ہی چکی تھی۔ وکاس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ میں امی کے لیے ڈاکٹر کو بھجوا رہا ہوں، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ فون پر وکاس کو اپنی ساس کی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے جب میں نے فون کیا تو میں نے ان کے پیچھے کسی بچے کو انہیں ابا کہتے ہوئے سنا۔ ایسی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کون تھا جو میرے شوہر کو اتنے حق سے ابا کہہ رہا تھا؟ میرے پوچھنے پر وکاس نے کہا تھا کہ کسی وہ پولیس والے کا بیٹا ہے جو انہیں بابا کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات مجھے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی بھی بچہ کسی غیر آدمی کو بابا کہہ سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اتنی محبت کے ساتھ۔ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن کی گرہیں اور الجھتی گئیں۔ ایک دن ایک کانسٹیبل میرے شوہر کا کھانا لینے گھر آیا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے پوچھ لیا، میڈم آپ اپنے شوہر کے دوسرے گھر کیوں نہیں جاتی؟ بچے آپ کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے۔ دوسرے گھر؟ اس لفظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ مجھے ہرگز بھی وکاس کا کسی دوسرے گھر کا علم نہیں تھا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل سے پوچھا کہ آپ کس دوسرے گھر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے کسی بھی دوسرے گھر کا نہیں پتا تھا۔ میں نے فوراً کہا، اور کون سے بچے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جلدی کا شور مچانے لگا
कि साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। वकास की कुछ ही दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और वो इसीलिए घर से खाना मंगवा रहे थे। मैंने कांस्टेबल को खाना पकड़ाया और वो चला गया, लेकिन साथ ही साथ मेरा सुकून भी ले गया। मेरा ज़हन भी इन्हीं बातों में अटका हुआ था कि वो किस दूसरे घर की बात कर रहा था और कौन से बच्चों का ज़िक्र कर रहा था, और वो बच्चा जिसने मेरे शौहर को बाबा कहकर पुकारा था, वो कौन था? मैं जितना सोच रही थी, मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। अगर मेरी सास की तबीयत ठीक होती, तो मैं उनसे ही सवाल जवाब करती, लेकिन उनकी तबीयत भी खराब थी। वो सारा दिन मैंने किसी बेचैन बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए गुजार दिया। मैं वकास की वापसी का इंतजार कर रही थी ताकि मैं उनसे ही सवाल करूं, लेकिन रात के वकास का फोन आ गया। कहने लगे कि आज रात को वो घर नहीं आएंगे, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। इस बात ने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि अपने दूसरे घर पर ही हैं। रात ही मैंने गुजार दी। अगर पहले ही दिन इनका कोई घर बीवी बच्चे मौजूद थे तो उन्होंने वो शादी क्यों की? मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये कौन सी नौकरी है जिसमें ना दिन का पता है ना रात का। मेरे शौहर के पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था और वो किसी दूसरे घर को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। क्या इसलिए उन्होंने मुझ जैसी सीधी सादी और गरीब लड़की से शादी की थी, ताकि वो जो चाहे करते फिरें, मैं इनसे कुछ सवाल भी ना कर सकूं? सारी रात मैंने रोते रोते गुजार दी। शायद चचा ने अम्मी को ठीक ही मशवरा दिया था, लेकिन अम्मी तो वकास की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। मैं तो पहले ही पुलिस वालों को अच्छा नहीं समझती थी, और अब वकास का ये दूसरा रूप देखकर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि ये वाकई ही में मेरे साथ धोखा हुआ है। सुबह 7 बजे के करीब वकास घर लौटे थे। उनकी आंखें लाल हो रही थी और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो सारी रात जेल में थे। मैंने पूछा हैरानी से कि वो दूसरी रात जेल में क्यों थे? ऐसा भी क्या हुआ? मेरे सर में दर्द लहजे में महसूस करते हुए वकास ने गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि मेरी ड्यूटी के बारे में ज्यादा सवाल जवाब ना करना। हर बात बताने वाली नहीं होती। ये कहकर वो यूनिफॉर्म तब्दील करने चले गए और मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मैं बीवी तो होकर भी कोई सवाल नहीं कर सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं वकास का सच जानकर ही रहूंगी। मुझे भी तो पता चले कि आखिर वो मेरी आंखों में किस तरह धूल झोंक रहे हैं। वो कौन सी बीवी बच्चे हैं जिनको वो वक्त दे रहे हैं? मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सास भी बहुत मोहब्बत करने वाली थी। नौकर चाकर ड्राइवर गाड़ी हर चीज मौजूद थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये झूठ बोलकर मैं ड्राइवर के साथ अपने शौहर के दफ्तर चली गई। मुझे मालूम था कि उन्हें अपने दफ्तर में होना चाहिए था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे वही सुनना पड़ा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। ठीक है, साहब अभी अपने दफ्तर में नहीं आए। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही कांस्टेबल बुलाया और पूछा कि साहब कहाँ हैं? पहले तो वो कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे कि अपने घर गए हैं। उससे मैं कहा कि वो अपने घर ही तो मैं आ रही हूँ। तुम्हारे साहब वहां नहीं है, सच बताओ कि वो कहाँ है? तो कांस्टेबल ने फिर वही बात दोहराई कि साहब अपने घर गए हैं। इस वक्त वो वहीं पर होते हैं और वो 10 बजे के बाद ऑफिस आते हैं। अब की बार मैं कुछ चौंकी थी और कहा कि कौन से अपने घर? तुम किस घर की बात कर रहे हो? कांस्टेबल ने झिझकते हुए बताया कि वही घर जहां साहब के बच्चे रहते हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैंने जल्दी से उस घर का पता लिया और ड्राइवर से कहा कि मुझे उसी घर लेकर जाए। वो घर एक बड़ा सा बंगला था जिसके बाहर गाड़ी से उतरते ही मेरे पैर कांप रहे थे। ये सोच सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि पता नहीं अंदर मुझे किस मंजर का सामना करना पड़ेगा। मेरा शौहर यहाँ अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, और मैं इसकी बीमार अम्मी की वजह से सारी रात हर दिन इनकी खिदमत में गुजारती थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे शौहर ने मुझसे शादी अपनी बीमार माँ की वजह से की थी और वो खुद यहाँ एक घर में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ तस्वर भी मैं नहीं कर सकती थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर की तरफ बढ़ाया। ये देख रहे मेरी जान ही निकल गई कि बगीचे में 3-4 बच्चे झूला झूल रहे हैं और वो सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। वहीं एक मुलाजमा भी मौजूद थी जो इन बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने अदब से सलाम किया, जैसे मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साहब कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि साहब तो अंदर ही बाकी बच्चों के साथ मौजूद है। मैंने हैरत से बजाय कि तुम्हारे साहब के और भी बच्चे हैं, तो उससे जवाब दिया। वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मुस्कुराकर कहने लगी कि साहब के तो पूरे 100 बच्चे हैं, और कहा कि इतनी हिम्मत कम ही लोगों में होती है कि वो ऐसा काम करें। साहब ने तो एक मिसाल कायम की है। इस मुलाजमा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मेरा शौहर कैसे 1 साल में 100 बच्चों का बाप बन गया था 40 साल में, और पहले से शादीशुदा भी था, तो फिर इसने मुझसे शादी क्यों की थी? उसकी अम्मी इस बात से अनजान थी या फिर मेरे सामने अनजान बनने का ड्रामा कर रही थी? मुझसे रहा ना गया और मैं तेजी से अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपने शौहर की कोई 20-30 बच्चों के दरमियान में पाया। जैसे ही वकास की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर हैरान हुए और फिर फौरन मेरे पास आ गए, और बच्चे इन्हें बाबा बाबा कहते इनके आगे पीछे घूम रहे थे।
मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने पूछा कि आपने मेरे साथ ये सब कैसे किया? आपके बच्चे तो मैंने देख ही लिए हैं, अब आप अपनी बीवियों से भी मिलवा दीजिए ताकि मेरी आंखों पर पटी बंधी हुई मोहब्बत की उतर जाए और मैं जान लूं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आपको तो मुझे शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था कि आपने मुझे अपनी अम्मी की खिदमत के लिए रखा है और मैं अपने दिल में उम्मीद न रखूं कि मीनार खड़ी ना करूं मोहब्बत के और खामोशी से आपकी अम्मी की खिदमत करती रहती। मेरी बात सुनकर वकास के चेहरे का रंग तब्दील हो गया और वो हैरत से कहने लगे कि हाजरा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? इंसान को कभी अपनी आंखों पर देखे पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। मैंने गुस्से से वकास की तरफ देखा और कहा कि आप अब भी इस बात को झुठला रहे हैं कि ये बच्चे जो आपको बाबा पापा कह रहे हैं ये आपके नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वकास ने एक नज़र बच्चे पर डाली और कहने लगे, हाँ, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनका बाप हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं कहूँ शादी नहीं की है कोई भी, और ना ही इन बच्चों की माएँ मेरी बीवियाँ हैं। इन बच्चों की माएँ तो जेल में हैं। कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं को यहाँ अपने साथ इस घर में ले आया हूँ। मैंने ना समझी से अपने शौहर की तरफ देखा, तो वो कहने लगे, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उनके साथ उनके यतीम बच्चे होते हैं। ऐसे में इन बच्चों को किसी सरकारी इदारे में भेजने की बजाय मैं अच्छी तालीम और तरबियत का सोचकर इस घर में ले आता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनकी माएँ अपने गुनाहों की सज़ा काट रही हैं, उनकी शख्सियत तबाह ना हो और लोग इन्हें इनकी अम्मी के हवाले से तंज ना करें। इसलिए मैं यहाँ लाकर इन बच्चों को अपना नाम देता हूँ, इनको अच्छी तरह तालीम भी देता हूँ और इनकी तरबियत भी वक्त पर करता हूँ, ताकि ये माशरे के लिए एक अच्छे शहरी साबित हो सके और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस घर को मैंने अपना नाम दिया है ताकि ये बच्चे इस घर को अपना समझें। ये मासूम छोटे-छोटे बच्चे मुझे अपना बाप समझते हैं और मैं भी इनके साथ एक बाप की तरह ही पेश आता हूँ। मैंने कभी तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि ये सोचकर तुम खफ़ा ना हो जाओ कि मैं तुम्हें वक़्त देने के बजाय अनज़ा बच्चों को ही वक़्त दे रहा हूँ। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता था कि एक दफ़ा तुम मुझे अब मेरी आदतों और नौकरी के साथ अपना लो, तो फिर मैं तुम्हें इस घर के और बच्चों के बारे में सब कुछ बता दूँगा। इन बच्चों की अम्मी ज़रूर मुजरिम है, लेकिन इन बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसलिए मैं ये मुआशरे की सज़ाओं से इन्हें बचाना चाहता हूँ। गा वकास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और अपने इर्द-गिर्द मौजूद इन बच्चों को देखने लगी, जो वकास से बेइंतहा मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। और ऐसा ही लग रहा था जैसे वो वकास के अपने ही बच्चे हों। इस बड़े आलीशान घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी और इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम और तरबियत दी जा रही थी। मैं हैरान थी कि एक पुलिस वाला होते हुए भी मेरे शौहर नेकी का काम कर रहा था। मैं इस कदर कैसे मसला कर सकते हैं? मैंने अलग ही तराजू में तोल रही थी इन्हें। मैंने वकास से अपने किए की माफ़ी मांगी और मैं यकीन दिलाया कि मैं नेकी के इस काम में इनकी मदद करूंगी और इन बच्चों को अच्छा शहरी बनाने में आपका साथ दूंगी। मैंने भी वकास के साथ जेल में मौजूद औरतों के लिए सहारा बच्चों को तालीम में तरबियत की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी और मुझे इस बात पर फ़ख्र था कि मेरे शौहर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वकास का आप थोड़ा-सा जाने के बाद मेरे पुलिस वालों के बारे में जो सोच थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी सोच, और इंसान एक सा नहीं होता। इसी तरह परवरिश वाला इंसान भी खराब नहीं होता। हर इंसान को अपनी सोच के मुताबिक लोग मिलते हैं, लेकिन हमें वक़्त के साथ-साथ सच्चाई सामने जब आ जाए तो उसे पूरी तरह कबूल कर लेना चाहिए। हमारी भी पुलिस में कुछ ऐसे लोगों के ज़रूर शामिल हैं जो कि रिश्वत लेते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि पूरे का पूरा कुंभा ही खराब है। तो आज भी बहुत से पुलिस वाले वकास की तरह अच्छे से काम करते हैं, नेकियां भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिश्वत लेते हैं और लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें मजीद मुश्किलों में डाल देते हैं। लेकिन वकास जैसे लोग वो हैं, वो नेकी करते हैं, तो उन्हें हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें पूरा-पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग मज़ीद नेकियां करें और उन्हें देखकर जो लोग राह रास्त पर नहीं हैं, वो भी राह रास्त पर आ जाएँ और इसी तरह की नेकी का काम करना शुरू कर दें, ताकि हमारे मुल्क और हमारी हुकूमत हर तरफ अमन और सुकून फैल जाए और ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसा है कि नहीं?